नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये दूसरे चैप्टर राजा, किसान और नगर का नवा लेक्चर है और ये आपका लास्ट लेक्चर होगा इसमें। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक वीडियो और मैं आपको लाऊंगा, जो दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा चैप्टर इतिहास का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए कि 8वां टॉपिक है अभिलेख साक्ष्य की सीमा। जो अभिलेख होते हैं उसके साक्ष्यों की कुछ सीमाएं होती हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की सीमा होती हैं। क्या सीमा होती हैं? उसमें कुछ कमी होती है, उनसे जो जानकारी प्राप्त होती है तो उसमें कई प्रकार की सीमाएं होती हैं। क्या क्या सीमा होती हैं? कभी कभी अक्षर हल्के ढंग से उत्कीर्ण करे गए थे। क्या क्या है? जो अभिलेख थे उन पर जो अक्षर उत्कीर्ण करे जाते थे वो हल्के छोटे छोटे उत्कीर्ण करे गए थे। कभी कभी क्या होता था कि अभिलेख भी नष्ट हो जाते थे, इससे पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती थी। अभिलेखों के तीसरा है अभिलेखों के शब्दों का पूर्ण रूपण ज्ञान नहीं हो पाता था, क्योंकि अतीत के शब्दों का अर्थ बदल जाता था। मेरा कहने का मतलब है, अतीत में जो शब्द पहले प्रयोग किया जाता था, क्या आज के जमाने में उसी संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैसे उदाहरण को ही ले लो कि विदेशी शब्द, पुराने समय में जो विदेशी शब्द प्रयोग किया जाता था, किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वो किसी दूसरे गांव के निवासी के लिए विदेशी शब्द का प्रयोग किया जाता था। आज विदेशी शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? जो कोई दूसरे देश का हो। इस प्रकार शब्दों के अर्थ इतिहास से बदल जाते हैं। इतिहास में जो अर्थ प्रयोग किया जाता था वो आज नहीं किया जाता है ना। तो उसके सही अर्थ प्राप्त करने की जो कोशिश करते थे इतिहासकार, तो सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते थे, मतलब सही अर्थ प्राप्त नहीं कर पाते थे। इसका मतलब यही है, अभिलेखों में सामान्य बातों का जिक्र न होकर विशिष्ट बातों का जिक्र होता था। और दूसरी बात कि जो चौथा पॉइंट है उसमें यह बता रहा है कि सामान्य बातों का जिक्र तो अभिलेखों में होगा ही नहीं, क्योंकि इसको लिखाने वाले, इसको उत्कीर्ण कराने वाले कौन रहते हैं? या तो कोई राजा होगा, या कोई समुदाय होगा, या कोई धनिक वर्ग होगा। वही लोग, सामान्य आदमी तो इसके बारे में अभिलेख गढ़ाने का सोचता ही नहीं था। ठीक है, अभिलेखों से केवल अभिलेख लिखने वाले व्यक्ति की या समुदाय की जानकारी प्राप्त हो पाती थी। यही इसकी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, और क्या है, 19वीं सदी और 20वीं सदी के समय के जो इतिहासकार थे उनकी रुचि थी राजाओं महाराजाओं के जीवन काल के संदर्भ में। क्या थी उनकी रुचि? किस संदर्भ में थी? राजाओं और महाराजाओं के जीवन काल के संदर्भ में रहती थी। लेकिन 20वीं सदी के अंतिम समय में जो इतिहासकारों की रुचि थोड़े परिवर्तित होने शुरू हुई, उन्होंने क्या है, इतिहास के अन्य पक्षों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आई? ये आपका टॉपिक है अभिलेखों से प्राप्त सीमाएं, और उसी का ये लास्ट टॉपिक था। अब आपकी स्क्रीन पर किताब को पढ़ रहा हूं, ये मैंने जो समझाना था वो आपको समझा दिया। अब मैं किताब को पढ़ रहा हूं, उसमें कुछ और थोड़ा बहुत रह गया होगा तो आपको समझ में आएगा। आपके जो स्क्रीन पर भी वो दिखेगा, आप किताब भी देख सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिससे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने के वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं जिनसे जानकारी आपको प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या यह है कि जरूरी नहीं है कि जिस समय आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो।
उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों को विचार व्यक्त करते हैं जिन्हें जो उन्हें बनवाते थे। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा उन विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत के बेहतर ज्ञान हो सके। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता। साथ ही इतिहासकार प्राय प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन और विभिन्न सामाजिक समुदाय के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशकों में ऐसे समुदाय के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होंगी। ये आपका लास्ट टॉपिक था। सीमाएं मैंने आपको पहले समझाई थी। अब आपका काल रेखा को और बता दूं चित्र के माध्यम से। आपके कुछ काल रेखा के संदर्भ में कुछ चित्र स्क्रीन पर भी दिखेंगे और कुछ मैं यहाँ पे समझाने का काम भी करूँगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका मानचित्र है जो उस काल रेखा को बताएगा। ये किस काल रेखा को बता रहा है? 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व से लेके ये कब तक की बताएगा? 600 ईस्वी तक की घटनाओं के बारे में आपको बता रहा है। ये चैप्टर आपका था और इसी संदर्भ में आपने कुछ इतिहास की कुछ पहलू को छुआ। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले क्या है, उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रों में धान की रोपाई हुई कब? 600 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं, कई अलग अलग जगह भारत में धान की रोपाई होना शुरू हो गई थी। फिर देखिए गंगा घाटी में नगरीकरण, यहाँ पे क्या है, ये गंगा घाटी है। हाँ, तो इसमें क्या है, नगरीकरण शुरू हो गया था। क्या हो गया था? गंगा घाटी में नगरीकरण हुआ। और इसी 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में महाजनपद काल भी था। इसका चित्र आपके इसमें भी दिख गया होगा, हो सकता है वो इंग्लिश में हो। ठीक है, और देखो आहत सिक्कों का चलन, जब नगरों का विकास हुआ तो इस क्षेत्र में आहत सिक्कों का भी प्रयोग किया गया। ये 3 पॉइंट हो गए इसके, 600 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व के समय ये घटनाएं हुई थी। अब और देखिए क्या हुआ, फिर 100 साल और आगे बढ़ते हैं, 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में चलते हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होगा, मगध के शासकों की सत्ता पे पकड़ होना शुरू हो जाएगी। जो मगध के शासक हैं, है ना, वो अपने क्षेत्र पर सत्ता पर पकड़ करना शुरू कर देंगे। ये महत्वाकांक्षी शासक थे और इन्होंने मगध को सर्व शक्तिशाली एक साम्राज्य बनाया था और बाद में मौर्य साम्राज्य इस पे बैठेगा। आगे देखिए, ये घटना हुई थी 500 से 400 के बीच में। इन्होंने क्या है, मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ बन गई थी। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या हुआ, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ इसी मगध के शासन पर। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको बताया ही है। फिर क्या हुआ, आगे चल के इसी का पोता जो इसके बाद बिंदुसार बना, बिंदुसार के बाद इसका पोता अशोक शासन करता है। कौन? अशोक, जिसका समयकाल 272 और 278 ईसा पूर्व से लेकर 231 ईसा पूर्व के समय को दर्शाता है। यहाँ पे 2 समयकाल कैसे दे दिए, ये इनकी एग्जैक्ट डेट नहीं है और एग्जैक्ट डेट हो भी सकती है, तो दोनों में से एक को ले सकते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो एक तो उसने खुद ही कर लिया था, फिर उसके बाद कई भाइयों को मार के किया था, है ना। तो इस प्रकार से 2 राज्याभिषेक की डेट है और उसका शासनकाल बताया। तो मगध की गद्दी पे कौन बैठा था? अशोक। और अशोक का शासनकाल है ये कब? 272 से 231 ईसा पूर्व। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या होता है, मगध का साम्राज्य पूरे में फैल गया था, जिसका मैप आपके स्क्रीन पे भी दिख गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 185 ईसा पूर्व में जो मौर्य साम्राज्य है वो अपने कुशल शासक ना मिले उनको, लास्ट में अंत में जो लास्ट में जो शासक थे मगध के मौर्य साम्राज्य के, वो अंत में क्या हो गए,
कमजोर होते गए और इनका साम्राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, कब, 185 ईसा पूर्व में। अब देखो इस एरिया में इस समय कौन हिंदी यूनानी इस क्षेत्र में शासन कर रहे थे? हाँ, जिनको कौन छोड़ के गया था? सिकंदर छोड़ के गया था। अब सिकंदर को देखो 185 ईसा पूर्व तक मैं यहाँ पे लेके आ गया। अब इधर चलिए इस काल में 221 ईसा पूर्व से थोड़े पहले, कौन, सिकंदर के समय सिकंदर का आक्रमण होता है और सिकंदर 370 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, और वो किसकी, रावी नदी के किनारे से लौट जाता है। किस नदी किनारे से लौट जाता है बेटे? रावी नदी के किनारे से लौट जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, सिकंदर चला जाता है, उसके शासक यहाँ पे कौन, हिंदी यूनानी शासन करने लगते हैं। उसके बाद जो इसके सेनापति थे, जो अन्य लोग थे, हाँ, मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको लेक्चर में बताया है। और देखिए फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे शक शासन शुरू हो जाता है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के समय। शकों के बारे में भी आप मैप में देख सकते हैं, उसमें मैप आ रहा होगा स्क्रीन पर। और क्या है, ये कब, शक कब बन बैठे थे इसमें, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इनके इस क्षेत्र में क्या था, शासन था। और इस क्षेत्र में मैंने एक और चीज बताई थी कि चोलचेर पांड्य थे। हाँ, तो चोलचेर पांड्य 200 ईसा पूर्व से लेके 100 ईसा पूर्व तक रहे हैं इसमें। इधर देखिए, फिर देखो दक्षिण में चोलचेर पांड्य और दक्षिण में सातवाहन 200 ईसा पूर्व से लेके 100 ईसा पूर्व। जो चोलचेर पांड्य वो कई और समय काल तक भी रहे हैं, तो इनको अभी छोड़ो। लेकिन यहाँ पे सातवाहनों का काल देखो, 200 ईसा पूर्व से लेके 100 ईसा पूर्व के समय इस वाले क्षेत्र में कौन रहते थे, सातवाहन। मैप में भी देख सकते हैं। और देखिए 100 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक रोमन व्यापार, सोने के सिक्के को चलन। और इसी काल में, कौन सी काल में, 100 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व के समय काल में क्या है, सॉरी यहाँ पे दिया है 100 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक। क्या दिया है, 100 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी के समय रोमन व्यापार चलता था भारत से, है ना। यहाँ की सामान कहाँ जाता था, रोम जाता था। रोम से पैसा आता था, यहाँ पे सोने के सिक्के आते थे, जो कई सिक्के इस दक्षिण भारत में मिले हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ, फिर देखिए 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क का राजरोहण हुआ। फिर इसी क्षेत्र में, है ना, कौन आए थे, कुषाण आए थे। कुषाण जिनका शासक था कनिष्क, इसमें सबसे प्रतापी शासक था, जिसका राजकाल कब है, 78 ईस्वी के समय का। मैप में भी देख सकते हैं आप। तो इतनी घटना आपको 78 ईस्वी तक का आपको पता चल गया। ठीक है, अब इधर देखिए, अब 1 ईस्वी के समय यहाँ पर कई छोटे छोटे राज्य हो चुके थे और उनके बारे में और बताऊं। पर इसमें इसके बाद आया था मुख्य शासन किसका आया था, गुप्तों का। कब, 320 ईस्वी के समय। इसमें क्या है, 320 ईस्वी के समय क्या है कि गुप्त शासन शुरू हो गया था और इसके प्रतापी शासक थे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें समुद्रगुप्त का शासन है 335 ईस्वी के ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त थे 375 से लेकर 415 ईस्वी के समय इनका शासन था। और इसी शासन काल में बकाटक वंश भी इस क्षेत्र में शासन करने लगा था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, 500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के समय कर्नाटक में चालुक्य वंश और तमिलनाडु में पहला वंश। कर्नाटक ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, और इस क्षेत्र में चालुक्य वंश 500 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी के समय तक इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तमिलनाडु में क्या था, पहला वंश थे। तमिलनाडु इस बेल्ट में आता है, तो यहाँ पे पहला वंश था। कब, 500 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी के समय। फिर क्या हुआ, इस समय काल के बाद उत्तर भारत में क्या हुआ, किसका शासन हुआ, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का। हाँ, जो पुष्यभूति वंश के शासक थे। जो किस वंश के शासक थे, पुष्यभूति वंश के शासक, जिनका शासनकाल इस वाले क्षेत्र में था, है ना, उत्तर भारत में, जो 600 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी के समय इनका शासन था। और इनके बाद कुछ और राजा आए थे, फिर इसके बाद ये नष्ट हो गया था। और इन्हीं के काल में कौन आया था, चीनी यात्री ह्वेनतांग आया था, जो कहां से आया था, चीन से। फिर क्या होता है, इस सारी घटना के बाद 712 ईस्वी के समय क्या होता है, सिंध पर अरबों का आक्रमण हो जाता है इस वाले। और मैप भी देख सकते हो, उसमें मैप में भी दिखा रखा है। ठीक है, तो इतना सा आपका लेक्चर है।
आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और पहले का मैंने जो पहली दूसरी वीडियो में इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी आपको दी है और कुछ अच्छी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपका एक वीडियो लेक्चर और लेके आऊँगा इस चैप्टर के संदर्भ में, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और बताऊँगा जो आपके पेपर में आ सकते हैं। MP बोर्ड के जो पेपर होते हैं 12th क्लास के, उनमें ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे, तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। आप इन पर तैयारी कर लेना और आपके ये काम आ सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में।